प्रधानमंत्री मोदी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिससे चीन का टेंशन में आना तय है। दरअसल रेंगपो रेलवे स्टेशन रणनीतिक रूप से काफी अहम माना गया है। इसके तैयार होने से गैंगटॉक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा अब एक मजबूत नेटवर्क बन जाएगी। इससे न सिर्फ बेहद कम समय में सीमा तक सैनिक बल्कि सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा रहे चीन को भारत का ये करारा जवाब है। ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जो पूर्वोत्तर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन चीन के लिए होगी टेंशन का सबब। सुरक्षा और रणनीतिक रूप से बेहद अहम ये सिक्किम का रेंगपो रेलवे स्टेशन है। इसके तैयार होने से गंगटोक से नाथुला सीमा तक जाने वाली सिक्किम चीन सीमा तक भारत की सीधी और तेज पहुंच बन जाएगी। ये परियोजना सिक्किम चीन सीमा पर भारत की रक्षा तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है। इस रेल नेटवर्क के जरिए न सिर्फ सीमा पर सैनिकों को तेजी से पहुंचाया जा सकेगा, सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा। इसके अलावा भारी भरकम सैन्य साजो सामान, रसद, हथियारों की सप्लाई भी तत्काल की जा सकेगी। है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं जो हमारे सीमाओं तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करें, और इसीलिए शायद भारतीय रेल इस वक्त कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जो चीन तक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बनाए। मैं इस वक्त सिवोक में हूँ जो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर एक नया स्टेशन बनाया गया है और यहाँ से होती हुई एक रेल लाइन जाएगी रांगपो तक, जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच का आखिरी स्टेशन होगा, और वहां से दूसरे फेज में गैंगटॉक तक कनेक्ट करेगा। सिक्किम के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी, जहां पर लोग ज्यादातर रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आवाजाही के लिए, लेकिन जब ये लाइन नाथुला तक कनेक्ट की जाएगी तब पूरे तरीके से सिक्किम और चीन की जो सीमा है, जो बॉर्डर लगता है, वहां तक ये रेल लाइन होगी। और ये हमारे भारतीय सैनिकों के लिए भी, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए बहुत अच्छा जो है एक प्रोजेक्ट बन रहा है, क्योंकि भारत का भी एक आउटलुक है कि हर चीन की तरफ से जितने भी बॉर्डर्स हैं हमारे, वहां तक रेल कनेक्टिविटी देनी है। पीछे अगर आपको दिखाएं तो सिवोक स्टेशन ये है, और इसके पीछे अभी जो टनल्स बने हुए हैं, इसी टनल्स से निकलती हुई यहाँ से रेलगाड़ी जाएगी। और फिलहाल इसका जो पहला चरण है रांगपो तक, लगभग उस पर काम तेजी से चल रहा है और 2025 तक लगभग ये पूरी लाइन बनके तैयार हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर लंबी भालुकपोंग तेंगा तवांग रेलवे लाइन के बाद रणनीतिक रूप से ये बेहद अहम रेलवे लाइन है जो चीन सीमा क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। रेंगपो रेलवे स्टेशन का काम 3 चरणों में पूरा किया जा रहा है। पहले फेज में सिवोक से रेंगपो तक, दूसरे फेज में रेंगपो से गैंगटोक तक और तीसरे फेज में गैंगटोक से नाथुला तक स्टेशन तैयार किया जाएगा। पहले चरण के तहत 44.98 किलोमीटर लंबा रेलवे लिंक पश्चिम बंगाल के सिवोक से शुरू होता है और सिक्किम के रेंगपो पर खत्म होता है। इस दौरान 5 स्टेशन होंगे, जिनमें सिवोक, रियांग, तीस्ता बाजार, मेली और रेंगपो शामिल है। बड़ी बात यह है कि इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई में से 86% सुरंग से होकर जाएगी। करीब 45 किलोमीटर वाली रेल लाइन परियोजना सिवोक रेंगपो को 2022 में मंजूरी मिली थी। सिवोक रेंगपो प्रस्तावित लाइन में 14 सुरंगें और 13 ओवरब्रिज हैं। 35 किलोमीटर से अधिक सुरंग बनाने का काम किया जा चुका है। मार्च महीने में ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। इस पहाड़ी इलाके में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन काम की रफ्तार में कोई कमी नहीं है। ऐसी ही चुनौतियों से भरी तीस्ता बाजार भूमिगत ब्रॉड गेज स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला अंडर टनल ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म होगा। ये प्लेटफॉर्म 620 मीटर लंबा होगा, जहां एक पूरी कोच वाली ट्रेन खड़ी हो सकेगी। इस वक्त हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल के अंदर हैं और आप सोचिए कि किस तरीके से काम होता है। मेरे पीछे यहाँ पर
फिलहाल जो बम है वो इसमें लगा चुके हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लोजिव कहते हैं और उसको खोलना की जो काम है वो शुरू हो रहा है यहाँ पे टनल के अंदर। आप देख सकते हैं कि हम पूरे गेयर में हैं इस वक्त। हमने जूता जो यहाँ पे पहनते हैं, बूट्स वो पहने हुए हैं, हेलमेट लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए। और आपको और बताएंगे, क्योंकि ये जो साइट है ये तीस्ता बाजार नामक स्टेशन के लिए साइट बनेगी और ये शायद ब्रॉड गेज का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो पहाड़ के अंदर यानी कि अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मोहिंदर सिंह जी हैं जो इरकॉन से हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पर संभाल रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि क्या क्या अभी बनना बाकी है और कैसे ये पूरा जो है अंडरग्राउंड स्टेशन यहाँ पर पहाड़ काट के पूरा नीचे बनेगा। ये हमारा टनल नंबर 7 है। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन तीस्ता बाजार का बनेगा, जो टनल के अंदर में कैवन में 650 मीटर का कैवन है, उसमें 620 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा। प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के लिए हमने एक्सेस टनल बनाया हुआ है एडिट के थ्रू, और उसमें 6 हमने क्रॉस पैसेज दिए हुए हैं प्लेटफॉर्म से एक्सेस टनल में जाने के सेफ्टी के लिए। ये 3.1 किलोमीटर टनल में से 150 मीटर हमारा बचा है, 2900 प्लस हमने कर दिया। ये मार्च में एक ये फेस है P2N हमारा खुल जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में P1N खोल देंगे। उसके बाद हम लोग इसका पक्का लाइनिंग का काम स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ में जहाँ कैवन पोर्शन जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आना, प्लेटफॉर्म वर्क स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे खुदाई का काम बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये रॉक स्ट्राटा बहुत ही ख़राब मिलता है हमको। तो इसमें अब आप देख रहे हैं पूरा फेस को ब्लास्ट करने की बजाय हम लोग आधा फेस ही कर रहे हैं। ऊपर वाला स्ट्राटा बिल्कुल लूज है, यहाँ थोड़ा हार्ड है, इसलिए इतना हम एक स्मॉल एक्सप्लोसिव यूज करके ही हम ब्लास्ट कर पाते हैं। इस परियोजना का पहला चरण 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे और तीसरे चरण का अभी सर्वेक्षण चल रहा है। स्टेशन के स्थानों के लिए DPR रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि ये चरण 2029 तक पूरे हो सकेंगे। सिक्किम के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाके में रेलवे लाइन का निर्माण साबित करता है कि भारत के जाबाजों के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। मुश्किलें काफी हैं। इरकॉन ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भारतीय रेल की भी पहल है कि कनेक्टिविटी बनाई जाए चीन की सीमा तक, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। पूरा जो सिलीगुड़ी इलाका है उसको सिक्किम, गैंगटॉक और आगे नाथुला तक कनेक्ट करने का। पवन कुमार के साथ तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट से यहाँ सिलीगुड़ी और रैंको के बीच से मिलन शर्मा। सिक्किम में रेंगपो रेलवे स्टेशन का शिलान्यास उस कड़ी में का हिस्सा है जो आज रेलवे लोकार्पण और शिलान्यास का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। आज इसी कड़ी में 554 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इस कड़ी में केवल लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन होगा, बाकी 553 का शिलान्यास होगा। अमृत भारत जो योजना है उसको लेकर तमाम तरीके से जो प्रयास हैं वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में स्टेशंस का सौंदर्यीकरण भी हो रहा है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी सरकार की नजर अब रेलवे को विकास की पटरी पर दौड़ाने की है। सरकार की कोशिश रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की है। इसी के तहत सरकार ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 41,000 करोड़ रुपए की 2000 से ज्यादा रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कामों का शिलान्यास करेंगे। वहीं लखनऊ के पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री करीब 1500 रोड, ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 554 रेलवे के स्टेशन जो अमृत भारत स्कीम के स्टेशन हैं, उनका कल शिलान्यास उद्घाटन किया जा रहा है। इसके साथ साथ 1585 जो अपने आरओबीज हैं, अंडरपास हैं, लिमिटेड हाइट सबवेज हैं, उनका भी इनॉग्रेशन, लोकार्पण, शिलान्यास किया जा रहा है। कुल ये जो परियोजना है टोटल भारतीय रेलवे की 41,000 करोड़ से अधिक है और ऐसा इस मैसिव स्केल पे पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम किया जा रहा है
जिसमें देश भर से 25 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ये एक तरह से रिकॉर्ड होगा जिससे जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। मोदी सरकार का दावा है कि वो लगातार रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने पर जोर दे रही है। नई परियोजनाओं के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तोहफा मिलेगा। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनमें बच्चों के खेलने का क्षेत्र, फूड कोर्ट और कियोस्क भी बनाए जाएंगे। साथ ही इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों की सहूलियत के लिहाज से भी पुनर्विकसित किया जाएगा। इन स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। स्टेशन के तहत हर स्टेशन पे हमारा प्रयत्न है कि लोकल जो कल्चरल इथॉस है उसको लेके हम स्टेशन का इम्प्रूवमेंट करें। साथ ही अगले 50 साल के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो कि जैसे जैसे हमारे यात्रीगण बढ़ते रहते हैं उनको ना सिर्फ विकसित स्टेशन मिले बल्कि उसमें उस प्रकार की सुविधाएं मिले जो वो क्राउड पैसेंजर फुटफॉल हैंडल कर सके। उम्मीद जताई जा रही है कि इन परियोजनाओं से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के दौरान यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो तैयार रहिए, अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो आज का दिन आपके लिए वाकई अच्छी खबर लाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धर्म और आध्यात्म की नगरी में दर्शन, पूजन और पर्यटन करने के लिए आए श्रद्धालुओं को अब अलग अलग मंदिरों और टूरिस्ट प्लेस तक जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एकमात्र सरकारी बस सेवा के जरिए काशी दर्शन आसान हो चुका है, जो सस्ती तो है ही, यात्रियों को सुविधाएं भी मुहैया कराती है। काशी विश्वनाथ के भक्तों और काशी घूमने आने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज है। वो अब ई बस से काशी दर्शन कर सकेंगे, वो भी महज 500 रुपए में। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में बढ़ते पर्यटन और दर्शनार्थियों की संख्या को देखते हुए नगरीय परिवहन निदेशालय की तरफ से आज एक अनूठी पहल की शुरुआत हो रही है, जिसमें काशी दर्शन नाम की एसी बस सेवा की शुरुआत की जा रही है और मात्र 500 रुपए देकर जो दर्शनार्थी हैं, यात्री हैं, बनारस आने वाले पर्यटक हैं, जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर जा सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और इस एसी बस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस बस सेवा को काशी दर्शन नाम दिया गया है। इस बस सेवा का उद्घाटन योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया। बाकायदा पूजा पाठ और रिबन काट कर उन्होंने इस बस सेवा को लोगों को समर्पित किया। इस बस से भक्त काशी के सभी बड़े मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। इस बस के शुरू हो जाने से श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इसके शुरू हो जाने के बाद से उनके पैसे और समय की बचत होगी। महिलाएं तो सुरक्षा की दृष्टि से काशी दर्शन बस सेवा को लेकर उत्साहित हैं। तो इस तरीके की एक सेवा की जो थी यहाँ अत्यंत आवश्यकता थी, और अब जब अपने यूपी परिवहन की तरफ से ये सेवा शुरू करी गई है मात्र 500 रुपए में, बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत अच्छा है क्योंकि अब महिलाओं में जो है अपना एकल यात्रा का जो है बहुत प्रचलन हुआ है। महिलाएं अपने ग्रुप बना करके, कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो भी घूम रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही सुविधाजनक, सेफ है और सरकारी सुविधा है, कम पैसे में है तो घूमना भी आसान है और बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सब जगह ले जा रहे हैं। और ये जो सुविधा चली है ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया से हमारी कंपनी के गेस्ट आते हैं पर्सनल और ऑफिशियल विजिट पे, तो 1-2 दिन का समय लेके आते हैं, तो वो एक्चुअली सारे पर्यटक स्थल एक दिन में कवर नहीं हो पाते, उनको जाने की जल्दी रहती है, तो इस सुविधा का लाभ उनको मिलेगा। वाराणसी के कैंट बस अड्डे से रोजाना सुबह 8 बजे ये बस रवाना होगी, जो नमो घाट से सारनाथ, काल भैरव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड, तुलसी मानस मंदिर और संकट मोचन मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन, पूजन और भ्रमण कराएगी। फिर शाम 6:30 बजे कैंट बस अड्डे पर दोबारा छोड़ देगी। खास बात यह है कि बस यात्रियों को टिकट ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी मुहैया कराई जा रही है। इसकी बुकिंग आप हम लोगों ने ऑफलाइन तरीके से, हमारे जो कंडक्टर है जो बुक में, उसको भी ऑप्शन दे दिया है कि वो भी वहाँ से बुक कर सकता है। हम लोगों ने जो हमारी काशी ऐप है, जो ऑनलाइन ऐप है, उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं और फ्यूचर में हम लोग इसको पर्टिकुलरली हमारे पे हम लोग स्पॉट्स बना रहे हैं, जैसे हमारा स्पॉट्स है रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, या जो हमारा जो नगर निगम का ऑफिस है वहाँ से भी इसको हम लोग वहाँ भी अवेलेबल करेंगे, वहाँ से भी जाके आप बुक कर सकते हैं। ऑन द बोर्डिंग आप बस में बुक कर सकते हैं। फिलहाल 28 सीटों की क्षमता वाली इस बस की शुरुआत हुई है।
आगे लोगों की जरूरत को देखते हुए इस बेड़े में और भी बसें शामिल की जाएंगी। एक बस सेवा यहाँ पे शुरू की जा रही है। इसके बाद लोगों का फीडबैक देखते हुए और भी बसेस इस तरह के निकाले जाएंगे जो काफी कम दर में लोगों को काशी दर्शन कराएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। अब आपको लेकर चलते हैं पुणे, जहां महाराष्ट्र सरकार ने MSME डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया। इस एक्सपो की शुरुआत शनिवार को हो गई। इसमें करीब 465 लघु और मध्यम रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी शिरकत कर रही हैं। इसमें DRDO की ओर से विकसित की गई 155 mm माउंटेन गन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया। ये ऐसी फील्ड गन है जो कारगिल जैसी पहाड़ की चोटी हो या थार रेगिस्तान के रण में दुश्मन को ढेर करने में सक्षम है। हैवी व्हीकल पर लगी होने के कारण ये अपनी पोजीशन तुरंत ही बदल सकती है। आने वाले पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान को परास्त करने में सक्षम रहेगी। इस कार्यक्रम में रक्षा कंपनियों और भारतीय रक्षा बलों और अन्य वैश्विक रक्षा निर्माताओं को अपनी क्षमताओं और उत्पादों का प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। वहीं इस एक्सपो में सेना और DRDO के साथ स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मकसद है देश में नए नए हथियारों के उत्पादन को बढ़ावा देना और छोटे और मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाना, ताकि आने वाले वक्त में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। देश में पहली बार MSME सेक्टर के साथ डिफेंस एक्सपो हो रहा है। इस वक्त हम पुणे में मौजूद हैं, जहां पर 450 से ज्यादा कंपनियां इस डिफेंस एक्सपो में हिस्सा ले रही हैं। हमारे साथ गणेश निबे जी हैं जो आयोजक हैं। आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार जो ये MSME सेक्टर के साथ डिफेंस एक्सपो हो रहा है, इसके पीछे क्या सोच है? ये फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में MSME डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि जितने भी MSMEs हैं उनके लिए ट्राई सर्विसेज ने वेरी बिग लेवल पे सपोर्ट किया है। DRDO टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट 100 कंपनीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट है। 10,000 MSMEs इंटरेक्शन के लिए आ रही है। 450 MSMEs पार्टिसिपेशन किया है फिजिकली यहाँ पे। तो ये MSMEs प्लेटफॉर्म के लिए, देश के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी उनका आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा करने के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज में MSME करना चाहती है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत कुछ सीखने मिला। अलग अलग टूल्स, इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सब कुछ देखने मिला, सब कुछ एक्सपीरियंस करने मिला कि कैसे एक्चुअल में यूज़ होता है ये सब। डिफेंस फ्रंट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है एंड हाउ सब कुछ अपना गार्ड अच्छे से करते हैं इंडियन आर्मी। ये बहुत अच्छा है, मतलब जो डिफेंस एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब जो अभी भी बच्चे हैं, मैंने अभी देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे दे आर सो वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस ऑल। ऐसे लगता है कि मिलिट्री में जाना है, हेलीकॉप्टर उड़ाना है, ऐसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे। भारतीय सेना को जो आर्टिलरी गन की जरूरत है उसको लेकर कई कंपनियां, बात चाहे टाटा की जाए, इस वक्त हम भारत फोर्स की एक 39 कैलिबर की माउंटेन गन आपको दिखा रहे हैं। इसकी मारक क्षमता को आप देखें, पूरी तरह से ऑटोमेटिक माउंटेड ये गन है। 39 किलोमीटर की मारक कैलिबर की और 25 से 30 किलोमीटर की इफेक्टिव रेंज के साथ ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर सकती है। और आने वाले दिनों में अकेले भारतीय सेना को ऐसी बड़ी संख्या में जो अलग अलग तरह की आर्टिलरी गन है उनकी जरूरत है। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ मंजित नेगी, पुणे। हिमाचल से उत्तराखंड तक इन दिनों जम के हिमपात हो रहा है। इससे सैलानियों की मौज आ गई है। खास तौर से स्कीइंग करने और सीखने वालों की मनचाही मुराद पूरी हो गई है। वहीं बर्फ में सैर के शौकीन लोगों को भी पौ बारा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच रोहतांग टनल के आसपास की हैं। यहां से लेकर मनाली तक भारी हिमपात के कारण इन दिनों माहौल बहुत बदला हुआ है।
दूर दूर से सैलानी यहाँ बर्फबारी का मजा लेने पहुँच रहे हैं। लोग यहाँ विंटर गेम्स का मजा ले रहे हैं और इन पलों को अपने दिलों में बस बसा लेना चाहते हैं। इन इलाकों में हिमपात के कारण सफर आसान तो नहीं है, लेकिन जो सैलानी यहाँ पहुंच चुके हैं वो हर पल बर्फ गुजारने का पूरा सुख ले रहे हैं। कुछ ऐसे ही हालात उत्तराखंड में भी हैं। जोरदार बर्फबारी के बाद उत्तराखंड का मशहूर स्की रिजॉर्ट औली पर्यटकों से गुलजार दिखाई दे रहा है। औली की वादियां इन दिनों बर्फ से सफेद हो चुकी हैं। हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर सैलानियों का स्वागत कर रही है। खासतौर से दूर दूर से आए सैलानियों के लिए ये शानदार सौगात है। लोग इस माहौल का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम के करवट लेने से लोगों में खूब उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ रही है और हम लोग जब आए थे तब थोड़ा नहीं था, इतना खाली था और अब देखिए स्नोफॉल, पाउडर स्नो हो रहा है यहाँ पे, एकदम फ्लैट हो चुके हैं हमारे स्लोप्स एंड वी आर होपिंग कल तक इतना अच्छा स्नोफॉल रहे तो स्नो बीटर्स चल जाए और हम लोग और अच्छा सीखें। इंस्ट्रक्टर्स तो यहाँ पे हैं ही बहुत अच्छे हमारे औली में, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बहुत जद्दोजहद करके मैं औली पहुंची हूँ, कल ही पहुंची हूँ और आज मुझे इतनी बढ़िया स्लोप पे स्नोफॉल का आनंद उठाने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाल ही की शानदार बर्फबारी से औली में स्कीइंग सीखने आए लोगों के मन की मुराद पूरी हो रही है। यहाँ हर कोई स्कीइंग का आनंद लेता नजर आ रहा है। स्कीइंग के लिए ये माहौल मुफीद है, लिहाजा इसके लिए खास तौर से औली आने वाले लोगों की तादाद इन दिनों बढ़ गई है। देखो जी, ये जो बर्फबारी पिछले हफ्ते से लगातार रुक रुक के हो रही है, इससे पर्यटकों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और मेरे ख्याल से इस साल का जो ये वीकेंड चल रहा है फरवरी में, सबसे ज्यादा क्राउड अभी दिख रहा है। कोर्सेज भी सभी लोगों के अच्छे चल रहे हैं और औली में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट, सभी फंक्शन में है और कोर्सेज भी सभी के चल रहे हैं। हमारे भी GMBN के भी काफी 10-20% है जो कोर्सेज में है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच गंगोत्री इलाके में भी एक बार फिर से हिमपात तेज हो गया है। खासतौर से गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखबा में गंगा मंदिर का पूरा इलाका करीब 3 इंच मोटी बर्फ की चादर से ढक चुका है। इस बार सर्दियों में यहाँ कम बर्फ पड़ी, लेकिन अब फरवरी के अंत में दोबारा बर्फ पड़ने से सेब और दूसरी फसलों को फायदा हो सकता है। वहीं उत्तराखंड का चमोली इलाका भी इन दिनों पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट है और कुछ मुश्किलें भी, लेकिन माहौल इतना खूबसूरत है कि ये दूर दूर के सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और औली से कमल नयन सिरौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में हुए एक दिलचस्प रामलीला का मंचन और उसकी एक झलक। इस रामलीला की खास बात यह रही कि कलाकारों ने उर्दू में डायलॉग्स बोले। इससे भी अच्छी बात यह रही कि वहां मौजूद दर्शकों को रामायण की चौपाई और उर्दू के डायलॉग्स का ये संगम काफी पसंद आया। जिधर देखूं निगाह भर के वहीं भूचाल आता है, मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। हजारों सरकशों की खाक में इज्जत मिलाई है। मैं वो रावण हूँ जिससे कांपती सारी खुदाई। बहुत शुक्रिया। रावण का किरदार निभा रहे कलाकार ने शेरो शायरी का तड़का लगाया तो देखने वाले खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। कुछ इस अंदाज में दिल्ली के हुमायूं मकबरे के पास सुंदर नर्सरी में रामलीला का मंचन हुआ। वहां 108 साल पुरानी उर्दू में लिखी रामायण के आधार पर कलाकारों ने अभिनय किया। हरि की कथा का
कोई अंत नहीं है, लोग इसे अपने अपने तरीकों से सुनते और सुनाते हैं। ऐसे में हम आप पहुंचे एक ऐसी जगह जहां आप रामलीला देखेंगे, रामलीला का मंचन होगा। लेकिन खास बात यह होगी कि अक्सर जब हम रामलीला देखते हैं, रामलीला सुनते हैं, तो वो जो डायलॉग्स होते हैं वो आपने हिंदी में सुने होंगे, लेकिन ये दास्ताने रामायण तो है उर्दू में। मैं जिन भक्तों की खातिर भक्त वत्सल बन के आता हूँ। इस रामलीला में कलाकारों ने हिंदी और उर्दू के डायलॉग बोलकर लोगों को अपना मुरीद बना लिया। उन्हें है नाज मुझ पर और नाज मैं उनके उठाता हूँ। याद रख, जान की उमंग ने जो भी यहाँ आएगा, साफ कहता है इंद्रजीत, जीवित बच के नहीं जाएगा। हालांकि यहाँ सब कुछ वैसा ही दिखा जैसा हम हर साल दशहरे के मौके पर देखते हैं। मतलब राम लक्ष्मण का वनगमन, माता सीता हरण और लंका दहन। लेकिन इसमें भी कुछ अलग है, तो वो कलाकारों को उर्दू में डायलॉग बोलते देखना। इस खास रामलीला में कलाकारों ने अपने जानदार अभिनय के साथ तहजीब और नजाकत की मिसाल पेश की, जिसे लोगों ने खूब सराहा। राह में आंखें बिछाता हूँ, वो मेरी ओर आते हैं, मैं उनकी ओर जाता हूँ। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तुमने अवश्य ही कायरता का पक्ष लिया है। भाई की रक्षा के बजाय अपनी रक्षा का इरादा किया है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की, मेरे फुसलाने की है मीठी ज़बान से बात की। ब्रिजमंडल में होली का रंग खूब जमा हुआ है। यहाँ के पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिरों में माघ पूर्णिमा से होली की शुरुआत हो जाती है। दूर दूर से आए लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं और कृष्ण भक्ति में मगन दिख रहे हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। होली की उमंग की ये शानदार तस्वीरें मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर की हैं। कान्हा के दरबार में रंग गुलाल उड़ रहा है। लोगों के चेहरों पर होली का उल्लास साफ साफ देखा जा सकता है। दूर दूर से आए श्रद्धालु और भक्त यहाँ द्वारकाधीश की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ होली के रंगों में भी सराबोर हो रहे हैं। नाचते गाते झूमते श्रद्धालु बिहारी जी के दरबार में भरपूर उल्लास के साथ होली का उत्सव मना रहे हैं। अब यहाँ की तो बहुत ही, कान्हा जी का मेन त्योहार ही होली होता है, तो यहाँ बहुत ही होली का तो बहुत आनंद आता है, बहुत ज्यादा। द्वारकाधीश मंदिर में रंगोत्सव का माहौल बड़ा अनूठा है। गाजे बाजे के साथ यहाँ रंगोत्सव मनाया जा रहा है। यही नहीं, हरियाणा से यहाँ दर्शन के लिए आई महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। होली के लोकगीत गाते हुए ये महिलाएं कान्हा से होली खेलने की गुहार लगा रही हैं। मंदिर का पूरा माहौल होलीमय है। पुजारी और सेवायत कान्हा जी को रंग गुलाल अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ वे आम श्रद्धालुओं को भी रंग गुलाल का प्रसाद देते हैं। वैसे तो ब्रजमंडल में 40 दिनों के होलिकोत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है, लेकिन ये मंदिर पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ रंगोत्सव की परंपरा कुछ अलग है। यहाँ माघी की पूर्णिमा से होली शुरू होती है और 1 महीने तक चलती है। वृंदावन में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ हर दिन अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। वृंदावन के राध वल्लभ मंदिर में होली के दौरान हर दिन अलग तरीके से सजावट होती है। ठाकुर जी की सेवा होती है, फिर होली खेली जाती है। पंचमी, वसंत पंचमी से राधा वल्लभ लाल थोड़ा थोड़ा गुलाल शुरू करते हैं और ये फुलेरा दोज उस दिन राधा वल्लभ लाल
कमर में फेंट बांध के, कपोलों पे गुलाल लगा के फिर दर्शन दे में और खूब गुलाल उड़े। और फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी, उस दिन से शाम को दिन में सवारी निकलेगी दोपहर में राजभोग के समय, और शाम को जब लौट के आ जाएगी तब सब मंदिरों में गीला रंग शुरू होगा वृंदावन में। ब्रजमंडल की होली की अपनी खास परंपरा है जिसका पालन तमाम मंदिरों में होता है। देश के दूसरे हिस्सों में होली का त्योहार 1 महीने बाद मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज में होली के रंग छा गए हैं। लोगों में उमंग की कोई कमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।